हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर और मैं हूं आपके साथ मोहित विचल तिवारी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज की क्लास में हम शुरू करेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री। तो बच्चों, क्लास 10th की हिस्ट्री के बारे में अगर आपको थोड़ा भी पता होगा, कभी भी आपने किताब पलट के देखा होगा, तो जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट कहता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। Rise of nationalism in Europe। Rise of nationalism in Europe। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कैसे बिल्कुल फर्श से लेके अर्श तक पहुंच गया। अर्श मतलब क्या होता है? आकाश, यानी कि स्काई, और फर्श मतलब ज़मीन यानी कि लैंड। यानी कि ये ज़ीरो से लेके हीरो बनने का जो सफ़र है, इसका जो ग्राफ है, ये कैसे ऊपर गया नेशनलिज्म का यूरोप में, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब बेटा क्या है कि आप सब लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन ये सब तो पढ़ रखा है क्लास 9th में। अब हमें क्लास 10th में एक एक छोटी छोटी इवेंट्स को उठाना है जो कि हमने 9th में पढ़े हैं। ठीक है, बहुत ऐसी भी चीज़ें आएंगी जो आपने 9th में नहीं पढ़ा है। तो ये पूरे यूरोप की बात है ना यहाँ पे। तो पूरे यूरोप के नेशनलिज्म की जब हम बात करेंगे तो कई छोटी छोटी जगहों के इवेंट्स आएंगे, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। सबसे पहले हमें क्या जानना है कि ये नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो बेटा जी, जब भी नेशनलिज्म की बात करेंगे तो एक टर्म हम यूज़ करते हैं, पैट्रियोटिज़म। पैट्रियोटिज़म जो टर्म है, ये सिनोनिम है, नेशनलिज्म का पर्यायवाची है, जो ये कहता है कि हम अपने देश के प्रति कितने समर्पित हैं, कितने डिवोटेड हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने देश के प्रति समर्पित होते हैं, वो पैट्रियोटिज़म या फिर नेशनलिज्म कहलाता है। तो ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। शुरू करते हैं। तो अब बेटा जी, एक टर्म आता है यहाँ पे नेशन स्टेट का। नेशन स्टेट का टर्म जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप नेशनलिज्म पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले नेशन स्टेट में मैं आपको बताता हूँ जो हम सबसे पहले देखेंगे। तो नेशन स्टेट में हम सबसे पहले देखेंगे कि इन नेशन स्टेट्स, नेशन स्टेट क्या है? तो भाई ये एक ऐसी तरह की जगह है जहाँ पे इन नेशन स्टेट सिटीजन शेयर अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। मतलब लोग एक जैसे, लोगों की आइडेंटिटी कैसी होती है? एक जैसी होती है। एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं लोग ऐसी जगह पे, उस जगह को हम क्या कहते हैं? नेशन स्टेट। चलिए, कॉमन नेशन स्टेट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कॉमननेस इन हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन एट्सेट्रा। तो अब बेटा जी क्या है कि नेशन स्टेट की जब हम बात करेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं, हमने क्या बोला कि कॉमन आइडेंटिटी शेयर करेंगे, मतलब उनकी आइडेंटिटी एक दूसरे जैसी होगी। लेकिन ये आइडेंटिटी जो होगी ये क्या होगी? कहने का मतलब है कि उनकी जो हिस्ट्री होगी, उनका जो कल्चर होगा, उनका जो लैंग्वेज होगा, उनका जो ट्रेडिशन होगा, ये क्या होगा? सेम होगा, एक जैसा होगा। तो अभी तो आप कंट्री में रहते हो, कंट्री में अलग अलग तरह के स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट का अपना अलग हिस्ट्री है, अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, अलग ट्रेडिशन है, ये हम सब जानते हैं। बट जब हम 17th और 18th सेंचुरी के टाइम पे जाते हैं, जहाँ पे सारा हमें ये नेशनलिज्म यूरोप वगैरह जानना है, उस टाइम पे नेशन स्टेट जो टर्म है ये स्पेसिफाई क्या करता है? बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ के लोग कॉमन आइडेंटिटी शेयर करें, मतलब कि उनकी हिस्ट्री कॉमन हो, कल्चर कॉमन हो, लैंग्वेज कॉमन हो, ट्रेडिशन कॉमन हो। जैसे कि मान लो कोई फ्रांस में रहने वाला आदमी है, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई फ्रांस में रहने वाला आदमी है, ठीक। अब भाई फ्रांस की हिस्ट्री, यानी फ्रांस का राजा कौन था, उनके पहले कौन राजा थे, फ्रांस कब बना था, फ्रांस किसी से आज़ाद हुआ था या नहीं हुआ था, किसी के कब्जे में था नहीं था, तो ये सब क्या है? फ्रांस की हिस्ट्री है। पहले कैसा कॉइन था फ्रांस में, पहले फ्रांस की करेंसी कैसी थी, बाद में फ्रांस की करेंसी कैसी हो गई, तो ये सारी हिस्ट्री में आ जाएगा। तो फ्रांस में रहने वाले जितने भी सिटीज़न हैं वो उन सब की हिस्ट्री होगी ना, वो उन सब के राजा होंगे, वो उन सब का करेंसी होगा। चलिए, उसी तरह से फ्रांस के लोगों का कल्चर भी कैसा होगा? बिल्कुल एक जैसा होगा, है ना। लोग इसी तरह फ्रांस के लोग अपना कल्चर भी शेयर करते होंगे। मतलब मान लीजिए फ्रांस में रहने वाला अगर कोई एक आदमी है ए,
और कोई और आदमी है बी। ऐसा थोड़ी है कि ए के घर दूसरा कल्चर होगा, बी के घर दूसरा कल्चर होगा, नहीं होगा ऐसा। तो उस टाइम पे एक जैसे लोग अगर एक जगह पे रहते हैं तो वो सेम कल्चर को भी शेयर करते थे, सेम लैंग्वेज को भी शेयर कर रहे हैं। भाई फ्रांस की लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच है। तो सेम लैंग्वेज को शेयर कर रहे हैं, सेम ट्रेडिशन को शेयर कर रहे हैं। तो वैसे लोग अगर एक जगह पे रहते हैं तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? नेशन स्टेट। बहुत सिंपल है, ठीक। तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? एक ऐसी जगह जहाँ पे रहने वाले लोग कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हों, और वो कॉमन आइडेंटिटी क्या क्या हो सकती है? हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब जाके ये आपका नेशनलिज्म जो है, ये यहाँ पे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा? शुरू होगा, ठीक है। तो नेशनलिज्म इन यूरोप जो है वो अब जाके आपका शुरू होता है। इसके पहले हमने क्या जाना? टीज़र देखा। टीज़र के बाद ये भी क्या है? ये नेशनलिज्म इन यूरोप भी ट्रेलर है, मूवी पूरी बाकी है अभी। तो नेशनलिज्म इन यूरोप को हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटेंगे। सबसे पहला सेगमेंट हम देखेंगे 1789 का। ओके, तो 1789 की जब बात करेंगे तो 1789 में जो चीज़ हुई थी वो क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। मुझे पता है आप सब लोगों ने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, और अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो है वो मेरी अगली वीडियो होने वाली है क्लास 9th के लिए, तो वहाँ ज़रूर देख लेना। तो भाई 1789 में क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि आप सबको याद होगा जिन्होंने पढ़ा है कि पीपल डिमांडेड एबोलिशन ऑफ मोनार्की सिस्टम। इधर से लो, इधर से, मोनार्की सिस्टम एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेसिकली ये 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन किस लिए हुआ था? इसमें लोगों ने डिमांड किया था कि मोनार्की को हटाया जाए और डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जाए। तो 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये यूरोप के नेशनलिज्म का पहला स्टेप है। अगर दूसरे स्टेप की बात करें तो भाई साहब दूसरा स्टेप निकल कर आता है 1799। अब आप सोच रहे होगे 1799 में क्या था सर? तो 1799 में क्या हुआ था कि नेपोलियन ने पॉलिटिकल पावर्स को सीज करना स्टार्ट कर दिया था। रहते हैं तो 1799 में नेपोलियन ने पॉलिटिकल पावर्स को सीज करना शुरू कर दिया, और फ्रांस में क्या ये चीज़ें हो रही थी। तो भाई साहब पहला स्टेप था आपका 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1799 में नेपोलियन की पावर उस वक्त तक काफ़ी बढ़ गई थी फ्रांस में, और उसने पॉलिटिकल पावर्स को सीज़ करना शुरू कर दिया था। अब भाई साहब नेपोलियन क्या है ना, एक तरह से बहुत अच्छा इंसान भी था और एक तरह से बहुत बुरा इंसान भी था। अच्छाई और बुराई क्या है इसकी, ये आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब चलते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप के तीसरे स्टेप की ओर। तो बेटा जी तीसरा स्टेप जो है वो है 1804। 1804 में क्या होता है कि नेपोलियन ने भाई साहब अपने नाम से एक सिविल कोड जारी किया, ठीक है। तो देखना यहाँ पे जिसको हम लोग दी सिविल कोड या फिर नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। तो 1804 में नेपोलियन अपने नाम पे कुछ रूल्स लेके आया जिसे हम सिविल कोड भी कहते हैं या फिर नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। अब ये नेपोलियनिक कोड क्या था, इस बारे में हमें विशेष आगे जानना है। तो नेपोलियन की जब हम नेपोलियन की बात करेंगे तो हम काफ़ी डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा कि नेपोलियन का सिविल कोड क्या था। ओके आगे बढ़ते हैं। तो नेपोलियन जब सिविल कोड लेकर आता है तो हम डिस्कस करते हैं कि गुड चीज़ें क्या थी, गुड थिंग्स, और बैड थिंग्स क्या थी। तो भाई नेपोलियन कुछ हद तक लोगों का भला चाहता था और कुछ हद तक अपनी सेल्फिशनेस भी थी, क्योंकि टेरिटरी का क्या चाहता था, एक्सपेंशन चाहता था। तो अच्छी चीज़ों में उसने सबसे पहले क्या किया कि जो भी ट्रेड बैरियर्स थे, यानी कि जो एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह लगते थे ट्रेडिंग करने पे, उनको क्या कर दिया, लिफ्टेड, यानी कि हटा दिया। ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया, जो टैक्स वगैरह लगते थे उनको ख़त्म कर दिया। नेपोलियन ही इक्वालिटी बिफोर दी
लॉ लेके आया। आप सबको पता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब कि लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो या फिर हप्पू सिंह का बेटा हो न्यौछावर वाले। चलिए, अब तीसरी चीज़ क्या होती है कि जो अच्छी चीज़ नेपोलियन ने की थी कि इसने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कर दिया था। अब बात करेंगे नेपोलियन की बुरी चीज़ों के बारे में कि बैड थिंग्स क्या थी नेपोलियन की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो बुरी चीज़ थी कि उसको चाहिए था कि भाई जितने भी लोग हैं फ्रांस के सब आर्मी में भर्ती हो जाएं। तो भाई ऐसे थोड़ी होगा, तुम बोलोगे सब आर्मी में भर्ती हो जाएंगे। तो भाई साहब वो चाहता था कि जितने लोग हैं सभी आर्मी में भर्ती हो जाएं। आर्मी जितनी पावरफुल होगी उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा एक्सपेंशन करने में, हमारी टेरिटरी फैलती जाएगी। तो भाई ऐसे थोड़ी होता है, सबका मन थोड़ी होता है आर्मी में जाने का। बहुत लोग गीतकार बनना चाहते हैं, बहुत लोग को शायरियाँ करना पसंद है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से प्यार था, ही वॉन्टेड एक्सपेंशन। और यहाँ एक्सपेंशन किस चीज़ का है? टेरिटरी का। टेरिटरी मतलब होता है बॉर्डर और एक्सपेंशन मतलब होता है फैलाव। यानी हम बॉर्डर को फैलाना चाहता था, मतलब अलग अलग जगहों पे अटैक करना, कब्जा करना और उनको अपने बॉर्डर में मिला लेना। तो इस तरह का जो इंसान सोच रखेगा तो हर बार लड़ाइयाँ होंगी तो जान और लोगों की जान और कई सारी चीज़ों का नुकसान होगा। तो ये इसकी बैड थिंग्स में से एक चीज़ थी। इसने एक और चीज़ की थी, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप आप लोगों को मालूम है क्या होता है, जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बता दूं। सेंसरशिप क्या होता है कि भाई जो लीडर है उसके अगेंस्ट ना ही न्यूज़पेपर में, ना ही टेलीविज़न पे, ना ही रेडियो पे आप कुछ दिखा सकते हो, ना न्यूज़ वगैरह छाप सकते हो, ना मैगज़ीन में उसके अगेंस्ट कुछ लिख सकते हो। तो ये था सेंसरशिप। तो भाई नेपोलियन ने सेंसरशिप भी लाई थी। तो नेपोलियनिक कोड की कुछ चीज़ें हैं। नेपोलियन की जो अच्छी चीज़ें हैं वो इधर बता दी, जो बुरी चीज़ें हैं वो इधर बता दी, इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो हमारा अगला स्टेप था वो था 1815 का। 1815 में क्या होता है गुरु कि बैटल ऑफ वाटरलू लड़ी जाती है। और ये किसके किसके बीच होती है? तो भाई साहब नेपोलियन वर्सेस PRAB। ध्यान में रखिएगा, बैटल ऑफ वाटरलू किसके किसके बीच हुई थी? नेपोलियन वर्सेस PRAB। और नेपोलियन इस लड़ाई को हार गया था। अब आप सोचोगे ये PRAB क्या है? तो भाई साहब P फॉर प्रशा, R फॉर रशिया, A फॉर ऑस्ट्रिया, उस वक्त की पावरफुल यही कंट्रीज़ थी, एंड B फॉर ब्रिटेन। तो भाई साहब इतनी सारी कंट्रीज़ एक साथ मिलकर किससे लड़ने चली आई? प्रशा, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये सारे मिलकर किससे लड़ने चली आई? नेपोलियन से। सब ने मिलकर नेपोलियन को क्या कर दिया? हरा दिया। तो भाई नेपोलियन जब हार गया तो उसके बाद क्या हुआ? एक संधि की गई जिसका नाम रखा गया ट्रीटी ऑफ वियना। वियना नाम की जगह पे संधि हुई, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में ये निर्णय लिया गया जीती हुई टीम के द्वारा, यानी PRAB के द्वारा, कि ये नेपोलियन जो नए नए चेंजेस कर रहा है ये बेकार की चीज़ें हैं। अपने यूरोप में जैसे पहले राजा महाराजा वाला सिस्टम था वही सिस्टम अभी भी रहना चाहिए। नेपोलियन ने वो चीज़ें बदली थी तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो इन लोगों ने, ये प्रेब ने फिर से क्या किया? ट्रीटी ऑफ वियना में नेपोलियन को हराने के बाद वियना में ट्रीटी साइन किया, जिसमें इन्होंने क्या किया कि वापस से वही जो मोनार्की सिस्टम था उसको रीस्टोर कर दिया, वापस से वहाँ पे शुरू कर दिया। यानी कि ट्रीटी ऑफ वियना में आप क्या याद रखेंगे? बर्बन, आपने अगर पढ़ा है, बर्बन डायनेस्टी वॉज रीस्टोर्ड। ये ब्रिटानिया बर्बन की बात नहीं हो रही है। बर्बन डायनेस्टी पहले से फ्रांस में थी। अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, उसकी वीडियो अगली आने वाली है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन अच्छे से एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ मैंने क्या बताया, ये आखिरी स्टेप जो था, अभी हम नेशनलिज्म इन यूरोप के स्टेप्स की बात कर रहे हैं। तो आखिरी स्टेप क्या था कि बैटल ऑफ वाटरलू, इसमें प्रेब ने नेपोलियन को हरा दिया। वियना में एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें बर्बन डायनेस्टी को वापस से रिस्टोर कर दिया गया, क्योंकि वो लोग नए चेंजेस नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जैसी चीज़ें पहले थी वैसी ही की वैसी हमेशा बनी रहे यूरोप में, यानी राजा महाराजा की सरकार चलती रहे। ठीक है।
तो बेटा जी इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। इसके बाद मैं फिर आपसे मिलूँगा अगली वीडियो लेकर। तो हो सकता है कि कल 9th क्लास की वीडियो आए फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली, और उसके अगले दिन इस लेक्चर का कंटिन्यूएशन आपको मिले। एक और ज़रूरी बात, 9th क्लास वालों के साथ चैनल को शेयर कर दो ताकि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ सकें। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कंसर्न हो तो कमेंट में बताओ। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो कर लो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, अच्छा लगता है। और बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड कीप लर्निंग।